हेलो एवरीवन। जो आज हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है चैप्टर 1, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। बिफोर वी बिगिन, मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। माय नेम इज़ करण एंड आई हैव स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन पॉल साइंस बोर्ड्स में एंड 200 आउट ऑफ 200 इन पॉल साइंस सीयूईटी में। और करेंटली मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पॉल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ। दिस इज़ माई फाइनल ईयर। तो अब इस चैप्टर को हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, ताकि आपके आने वाले प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो वो आप एक सेकंड में सॉल्व कर सके। बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक बिल्कुल अच्छे से देख लेना, इसके बाद आपको इस चैप्टर में से कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। पहले चैप्टर के नाम को समझते हैं। चैलेंजेस का मतलब हमें पता है, बिल्डिंग का मतलब हमें पता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज अ नेशन। अब हम इंडिया को नेशन भी कहते हैं, इंडिया को कंट्री भी कहते हैं और इंडिया को स्टेट भी कहते हैं कि इंडिया इज अ नेशन, इंडिया इज अ कंट्री एंड इंडिया इज अ स्टेट। अब इन तीनों में बेसिक बेसिक जो डिफरेंस है वो हमें ग्रेजुएशन लेवल पे बताते हैं, इनिशियल स्टेज पे। मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए हम सिर्फ नेशन पे ही आज टच करेंगे कि नेशन होता क्या है। तो नेशन बेसिकली ये यूरोप से कंसेप्ट आया है कि मान लो मेरा नाम एक्स है और आप वाई हो। हम एक्स और वाई के बीच में कोई चीज कॉमन हो, मान लो जैसे हम रेस कॉमन हो, हमारा रिलीजन कॉमन हो, एथनिसिटी कॉमन हो, तो हम दोनों के बीच में कोई बिलोंगिंगनेस आती है कि नहीं वो मेरे जैसा इंसान है, हम दोनों एक ही कम्युनिटी के हैं, हम दोनों एक जैसे हैं। तो वो जो बिलोंगिंगनेस है वो कॉमन कल्चर, एथनिसिटी, रेस के कारण जो आती है वो हमें मिलके एक नेशन बनाते हैं। अगर हम इस कंसेप्ट को इंडिया में लाएं तो इंडिया नेशन हो ही नहीं सकता इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ना हमारे यहाँ कॉमन कल्चर है, ना रिलीजन कॉमन है, ना एथनिसिटी कॉमन है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो इंडिया को नेशन नहीं कहना चाहिए। तो यहीं पे जो बायस आते हैं यूरोसेंट्रिक, की यूरोप वाले सारी चीजों को अपने ही आसपास देखते हैं, वो चीज दिखती है। मगर इंडिया भी एक नेशन है, क्यों? क्योंकि हमारे कॉमन हिस्ट्री है। हमारी कॉमन हिस्ट्री ये है कि हम सबके ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया, उससे पहले मुगलों ने राज किया, और एक हमारा कॉमन कंसेप्शन ऑफ फ्यूचर है कि मैं एक्स और आप वाई, हम चाहते हैं कि हम इस देश को आगे जाके डेवलप कर सके, हम इस सोसाइटी के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके और हम इस देश को इस दुनिया के लेवल पे कुछ स्टैंड अप करा सके, कुछ स्टैंड आउट करा सके। इसलिए हम एक नेशन है, क्योंकि हमारे कॉमन हिस्ट्री है और हमारा एक कॉमन कंसेप्शन ऑफ फ्यूचर है। ठीक है, अब चैप्टर पे आते हैं कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन किया 14th-15th अगस्त 1947 को। 14 अगस्त की जो मिडनाइट थी उस दिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आता है और 15 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे आता है। उस टाइम के इंटीरियम गवर्नमेंट के जो हेड थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो आगे चल के हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं जब हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है, कब? 1952 के अंदर। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, तो ये क्वेश्चन भी आता है, इस चीज को आप याद रखना, उन्होंने स्पीच दी थी। उस स्पीच का नाम था टेस्ट विद डेस्टिनी। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड्स में भी आया था जहां तक मुझे याद है, और सीयूईटी में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये प्लेज लेते हैं कि हम इस देश को प्रॉस्परस प्रॉस्परस बनाएंगे और हम इस देश को डेमोक्रेटिक नेशन बनेंगे। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ते हो इस वीडियो देखने के बाद, तो आपको ये चीज ध्यान में आएगी कि ये जितना भी ये जो चैप्टर है वो इसी चीज के आसपास घूमता है कि हमें इंडिया को एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाना है। मैं अब इस चीज को आगे जाके समझाऊंगा कि हम डेमोक्रेसी पे इतना फोकस क्यों डालते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली, अब हमारे कुछ गोल्स थे कि हमें अचीव करना है आजादी। जब तक हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था, हमारा गोल सिर्फ ये था कि हमें आजादी चाहिए। अब आजादी मिल गई, इसके बाद भी अब गोल चाहिए ना कि हम इस देश को कैसे डेवलप कर सके, कुछ स्टेप्स क्या फॉलो करें कि हमारा देश आगे चल के डेवलप हो सके। तो सबसे पहला वही मैंने बताया कि एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पे बहुत ध्यान दिया गया, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम टायरेनी थी। जो भी रूलर थे वो आते थे, अपना रूल जमाते थे, सिटीजन्स की सुनी नहीं जाती थी। हम जो लोग थे उस टाइम इंडियंस थे, वो सिटीजन नहीं थे, वो सब्जेक्ट्स थे।
हमारे ऊपर रूल्स इम्पोज किए जाते थे, हमें पनिशमेंट्स दी जाती थी बिना ट्रायल्स के। इसलिए हमने सोचा कि अब डेमोक्रेसी लानी चाहिए। इट इज हाई टाइम कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जाए, ताकि असली पावर रूलर्स के पास ना हो, असली पावर सिटीजन्स के पास हो। डेमोक्रेसी का सिंपल यही मतलब है, रूल बाय द सिटीजन, इधर दे रूल देमसेल्व्स। अब सारे सिटीजन मिलके तो रूल कर नहीं सकते। अभी हमारे देश के अंदर 100 अगर 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग तो रूल कर नहीं सकते। तो वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो उनके बिहाफ पे डिसीजन लेता है। मगर रियल पावर हर 5 साल के बाद वापस हम सिटीजन्स पे आ जाती है कि हम उस लीडर को दोबारा इलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इसलिए हमारे जो फोर फादर्स थे, उन्होंने डेमोक्रेसी को इतना प्रायोरिटाइज किया। ये हमारा गोल नंबर 1 था कि हमारे सिटीजन्स के पास असली ताकत होनी चाहिए डेमोक्रेसी के थ्रू। सेकंड गोल हमारा ये था कि उस टाइम हमारे देश में गरीबी बहुत थी, तो वो चाहते थे कि गवर्नमेंट सबके बिहाफ पे काम करे, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी। मगर जो अमीर है वो ऑलरेडी वेल टू डू है, वो अपना देख लेगा। तो इन्होंने सोचा कि अमीर को छोड़ के अभी थोड़ा ज्यादा टिल्ट हो जाते हैं हम गरीबों की तरफ और जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनकी तरफ, क्योंकि उनको हमारी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उन्होंने ही ज्यादा ब्रंट सहा था हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्सेसिस का। तो दो गोल से, पहला डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना ताकि रियल पावर सिटीजन्स के पास आए, और दूसरा गोल जो था वो था सोशली डिसएडवांटेज और जो गरीब लोग हैं उनके बिहाफ पे या फिर उनके फेवर में काम करना। ये दो गोल्स थे, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये दो चीजें याद रखना। इसके बाद अब जो हम आजाद हुए उस टाइम हमारे सर्कमस्टांसेस क्या थे, किस दौर से गुजर रहा था हमारा देश। पहला, हमारी इंडिपेंडेंस पार्टीशन के साथ आई। ब्रिटिशर्स को यह बात पता थी अगर हम ब्रिटिश इंडिया को, जिसके अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया ये सब थे, अगर इसे डिवाइड नहीं करेंगे तो ये आगे चल के उनके लिए थ्रेट बन सकते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज 1940s में लाई कि इंडिया में दो कम्युनिटीज बढ़ जाए, मुस्लिम्स और हिंदू अलग अलग हो जाए, जिसकी वजह से 1947 में पार्टीशन हुआ। ठीक है, इसके बाद वायलेंस, पार्टीशन हुआ तो वायलेंस तो होगा ही होगा। अब मान लो जो पाकिस्तान में हिंदूज रह गए उनको मुसलमान ने मारा, और जो इंडिया के अंदर मुसलमान रह गए उसको हिंदुओं ने मारा, तो वायलेंस तो होना ही था। और डिस्प्लेसमेंट, अब जो इंडिया के अंदर मुस्लिम रह गया उसे फोर्सली भेजा गया कि तुम पाकिस्तान जाओ, और जो पाकिस्तान में हिंदू रह गया उसे फोर्सली इंडिया में भेजा गया। तो ये तीन सरकमस्टांसेस हम फेस कर रहे थे। पहला, पार्टीशन, ये सारे इंटरकनेक्टेड है। पार्टीशन हुआ तो लड़ाई हुई, लड़ाई हुई तो लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा था हमारा देश उस टाइम पे। अब आजाद हो गए, हमने गोल्स भी सेटअप कर लिए, हमने कंडीशन भी देख ली। अब मुसीबतें क्या आ रही थी कि हम क्या सहन कर रहे हैं उस टाइम, क्या चीज हमें रोक रही है हमारे गोल्स को अचीव करने में। पहला है, इतनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कैसे करें। ठीक है, अब उस टाइम पे इतने जैसे हमने देखा कि इंडिया शुरू से एक डाइवर्स नेशन है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन सब रहते हैं। मगर ऐसी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई कि डाइवर्सिटी हमसे मैनेज नहीं हुई, विच अल्टीमेटली लेड टू पार्टीशन। तो अब इनके अंदर एक खतरा था कि अब जो डाइवर्सिटी, जिस चीज पे हम बोस्ट करते हैं, जिस चीज पे हम इतना खुश होते हैं, कहीं आगे चल के ये और पार्टीशंस की तरफ ना लेता जाए। तो इनके दिमाग में ऐसे कुछ पॉलिसीज लानी थी कि हम इस डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट करें। सेकंड है वही एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। इस पूरी स्लाइड के अंदर तीसरी बार डेमोक्रेसी आ रहा है, पूरे चैप्टर में भी बारी बारी ये चीज आती है कि ध्यान हमारे फोर फादर्स का उस टाइम सबसे पहले यही था कि डेमोक्रेसी लानी है। क्यों? इसके अंदर देखो मैंने लिख रखा है, डेमोक्रेसी के अंदर फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, हर किसी को राइट टू वोट मिलता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कि मेरे बिहाफ पे कोई रिप्रेजेंट कर रहा है मगर असली पावर मेरे पास है। ठीक है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब डेमोक्रेसी के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे असली सिटीजन्स पे असली पावर हमारे सिटीजन्स के पास आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी। अब मैंने ये पॉइंट देखो ऊपर भी लिख रखा है, टू मेन गोल्स आफ्टर इंडिपेंडेंस में सेकंड पॉइंट यही है। उनका ध्यान यही था कि सोसाइटी में ऐसा ना हो कि अमीर अमीर बनता जाए और गरीब गरीब बनता जाए। इसके लिए उन्होंने डीपीएसपी का कंसेप्ट लाया। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज वो तो बाद में आया था, डीपीएसपी इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद ही आ गया था। इससे ये होगा कि जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच का डिफरेंस पता होगा आपको, 11th में पढ़ा होगा।
फंडामेंटल राइट्स जो है वो एनफोर्सेबल है कोर्ट्स के अंदर। डीपीएसपी बस एक मॉरल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट के ऊपर कि आपको ये फॉलो करना चाहिए, आपको गरीबों के लिए काम करना चाहिए, आपको विमेन राइट्स के लिए काम करना चाहिए, मगर ये एनफोर्सेबल नहीं है। ये बस आपको मार्गदर्शन दिखा सकते हैं कि ये करो तो बेहतर, नहीं करोगे तो कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मैंने एरो के साथ बना के लिख रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अब हमारे देश में भी, हमारे आसपास जितने देश हैं उनमें भी था, मगर वहां पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी डिक्टेटरशिप आती है, मिलिट्री रूल आते हैं। तो इसमें यही दे रखा है कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है डेमोक्रेसी लाने के लिए, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है। लोगों के अंदर वो भावना होनी चाहिए कि हमें रूल करना है, हमारी पावर है, वरना हमारे देश में अभी तक तो नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि हमारे देश के लोगों के अंदर वो भावना है कि हमें डेमोक्रेसी बचा के रखनी है, ठीक है। ये 3 मेजर चैलेंजेस थे कि डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करें, डेमोक्रेसी को कैसे लाए, और डेवलपमेंट और वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी कैसे करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड ये रहा। अब रियल चैलेंज क्या आते हैं इंडिपेंडेंस के बाद। अभी हमने 3 चैलेंजेस पढ़े, असली चैलेंज क्या था। देखो अभी हमारा देश उस टाइम बहुत गरीब था। उस टाइम मैं भूल गया हूँ कि पर कैपिटा इनकम कितनी थी, मगर बहुत गरीब देश था हमारा। तो सबसे पहला ध्यान हमारे देश के लोगों पे, मतलब हमारे देश के फोर फादर्स का इस पे गया कि गरीबी हटाते हैं, क्योंकि गरीबी हटेगी तो लोग एजुकेशन पे ध्यान देंगे, हेल्थ केयर पे ध्यान देंगे, और डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडेक्स है उस पे ध्यान देंगे। मगर इन सबके बेस पे क्या है, गरीबी। अब गरीब इंसान पढ़ाई लिखाई के बारे में सोच नहीं सकता, गरीब इंसान हेल्थ केयर के बारे में सोच नहीं सकता, गरीब इंसान डेवलप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। तो इन्होंने ध्यान दिया कि सबसे पहले हम इस गरीबी को हटाते हैं, तब जाके हमारा देश डेवलप होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेशन को फिर एक्सप्लेन कर रखा है। द आइडिया ऑफ नेशन वॉज कि हमारा एक कॉमन हिस्ट्री है, हम सबके ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया है, और हमारा एक कॉमन डेस्टिनी है कि हम इस देश को डेमोक्रेटिक नेशन बनाएंगे, इस देश को गरीब जो होगा उसको वेल टू डू करेंगे, और इस देश के भले के लिए काम करेंगे। ये हमें नेशन बनाते हैं, ठीक है। अब 1950 इस पे क्वेश्चन आए थे, ये चीज याद रखना। 1950 में हमारा देश रिपब्लिक बना, ठीक है। इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए 3 स्टैंप इशू किए गए थे 1950 के अंदर, ठीक है। 1950 के अंदर देश रिपब्लिक बना 26 जनवरी 1950। इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए 3 स्टैंप्स, याद रखना कितने, 3 स्टैंप्स इशू करे गए थे, ठीक है। इस चीज पे क्वेश्चन आया था सीयूटी में भी। तो हमारा रिपब्लिक डे कब होता है? 26 जनवरी 1950। रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में यही डिफरेंस है, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हम आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947। रिपब्लिक डे वाले दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हुआ था, विच इज 26 जनवरी 1950। अब यहाँ पे 2 पेजेस थे जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के व्यूज दे रखे हैं कि उनका इंडिपेंडेंस पे या फिर जो आज़ादी मिली थी उस पर क्या व्यूज है। तो पहला है हमारे पास द डॉन ऑफ फ्रीडम। ये शुभ है आज़ादी, फैज अहमद फैज। ये याद रखना किसने लिखा है, डॉन ऑफ फ्रीडम, शुभ ए आज़ादी, ठीक है। ये बुक का नाम है, और इसके ऑथर है फैज अहमद फैज। ये पाकिस्तान चले गए थे इंडिपेंडेंस के बाद, लेफ्टिस्ट है। इसको मैं आपको आगे चल के बहुत इजी वे में समझाऊंगा लेफ्ट और राइट का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और ये एक उर्दू पोएट थे, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इनके क्या क्या जो वर्क्स है वो एक बार पढ़ लेना। क्या है, नक्शे फरियादी, दस्त सबा एंड जिंदन नामा। ये 3 इनके मेजर मेजर काम है, और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स थे साउथ एशिया के 20th सेंचुरी में, ठीक है। ये याद रखना कि इन्होंने लिखा क्या है, डॉन ऑफ फ्रीडम, शुबे आजादी बुक थी, और लिखा है फैज अहमद फैज ने, ठीक है। अब इसके बाद हम मोहम्मद अली जिन्ना के प्रेसिडेंशियल एड्रेस। अब वो आजाद होने से पहले इन्होंने 1947 के अंदर एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था कि ये पाकिस्तान को देखते कैसे हैं, इनका फ्यूचर के प्रति, पाकिस्तान के फ्यूचर के प्रति इनका नजरिया क्या है। तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश बनेगा, ऐसा नेशन बनेगा जहां पे हर किसी को आजादी दी जाएगी कि वो किसी मर्जी भगवान को पूजे, किसी मर्जी धर्म को अपनाए, स्टेट का उस चीज से लेना देना नहीं होगा। ये बेसिकली कहता है, सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है कि स्टेट आपके रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। स्टेट का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा, वो तो झूठ है। इनके स्टेट का ऑफिशियल धर्म अनऑफिशियली वे में तो है, ठीक है, और यहाँ पे सारे धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ये भी बहुत बड़ा झूठ है।
अब इन्होंने ये एड्रेस कहाँ दिया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ कराची। कब दिया था? 1947 के अंदर। ये दो चीजें याद रखना। मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस कहाँ दिया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कराची में। कब? 1947 के अंदर। इन्होंने इस स्पीच के अंदर रिलीजियस फ्रीडम, इक्वालिटी और यूनिटी की भी बात करी थी। बस, इसमें और कुछ ज्यादा याद रखने का नहीं है। अब जो दूसरे ऑथर हमारे पास है वो है अमृता प्रीतम। उन्होंने ये लिखा था टुडे आई कॉल वारिस शाह। ठीक है, याद रखना, अमृता प्रीतम क्या लिखा था? टुडे आई कॉल वारिस शाह। ये किस बुक का है? ये आज आखा वारिस शानू, मतलब ये बेसिकली ट्रांसलेशन है पंजाबी में, जो इंग्लिश में अभी टाइटल पढ़ा, टुडे आई कॉल वारिस शाह। तो वो कहते हैं अब जान लेते हैं अमृता प्रीतम के बारे में। पंजाबी पोएट थे, आपको टाइटल से समझ आ गया होगा, आज आखा वारिस शानू। फिक्शन राइटर थे और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये लिटरेचर के अंदर, और पद्म विभूषण भी मिला है। ठीक है, वो जो पहले हमारे ऑथर थे उनका नाम क्या था? फैज अहमद फैज। वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए, ये पार्टीशन के बाद दिल्ली आ गए। ये अपने आखिरी कुछ समय तक, इनकी डेथ से पहले, ये पंजाबी मंथली मैगजीन थी जिसका नाम था नागमणि, याद रखना, मैगजीन का नाम क्या था? नागमणि। उसको राइट करती थी, उसको एडिट भी करते थे। ठीक है, और जो इन्होंने ये पोयम लिखी है कि आज आखा वारिस शानू, इसके अंदर है क्या? तो इसके अंदर बेसिकली यही है कि पार्टीशन की ट्रेजेडीज क्या है, कितना दुख हुआ पार्टीशन में, कैसे जो लोग आज तक एक साथ रहते थे, कैसे वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। तो बेसिकली इस पूरी पोएम के अंदर इन्होंने यही डिस्क्राइब किया। अब हमने तीन पढ़ लिया क्या? एक तो फैज अहमद फैज के बारे में पढ़ लिया, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पढ़ लिया, तीसरा हमने पढ़ा अमृता प्रीतम जी के बारे में। ठीक है, एक पाकिस्तान के प्रेसिडेंशियल एड्रेस पढ़ लिया, पाकिस्तान के ऑथर पढ़ लिया, इंडिया का ऑथर पढ़ लिया। अब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके एड्रेस भी पढ़ लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उन्होंने 15 अक्टूबर, मतलब आजादी के 2 महीने बाद, ये चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिख के दिया क्या? कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर एट दिस मोमेंट पाकिस्तान की पॉपुलेशन, सॉरी, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन है, और इस फैक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते जितना मर्जी हम चाहें। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम कैसे फोर्स करें कि वो पाकिस्तान चली जाए? वो भी इंडिया का उतना ही पार्ट है जितना हम हैं। ठीक है, और ये सब पार्टीशन के विक्टिम है, डिस्प्लेस होके आए हैं, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम इनको एज अ इक्वल सिटीजन, एज अ इक्वल मेंबर ट्रीट करें। अब आपको फर्क दिखता होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना के प्रेसिडेंशियल एड्रेस और हमारे पंडित नेहरू के प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कितना फर्क है। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि ये जो पॉपुलेशन है इनको सिविलाइज्ड मैनर में ट्रीट करना है, हमें हमें ऐसा नहीं ट्रीट करना कि तुम तो मुसलमान हो, तुम तो पाकिस्तान जाओ, तुम तो अभी यहां से निकलो। ये भी हमारे देश के उतने ही मेंबर हैं जितने हम हैं। ठीक है, उनको हमारे देश के अंदर सिक्योरिटी देनी है, राइट्स देनी है, वरना अगर आज हमें ये चीज नहीं डील करते तो ये धीरे धीरे करके एक ऐसा जहर बन जाएगा जो हमारी पूरी बॉडी, यानी हमारे पूरे देश को खराब कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, हमने जिन्ना के बारे में पढ़ लिया, फैज अहमद फैज पढ़ लिया, इंडिया की बात करें तो अमृता प्रीतम जी के बारे में पढ़ लिया, और पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्टीशन की दोबारा। ये चार जो पढ़े हैं इनको एक बारी अच्छे से बुक में देख लेना, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड्स में भी, या फिर आपके सीयूईटी में भी। ठीक है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। अब हम बात करते हैं पार्टीशन। पार्टीशन मतलब बंटवारा। बंटवारा हुआ तो लोग डिस्प्लेस हुए, मान लो जिसका घर आज यहाँ है, अब वो गलती से अगर पाकिस्तान में आ गया तो उसे डिस्प्लेस होके इंडिया में आना ही पड़ेगा। जैसे भाग मिल्खा भाग में आपने देखा होगा कि मिल्खा सिंह को डिस्प्लेस होके इंडिया में आना ही पड़ा था। ठीक है, और दूसरा पार्ट है इसका रिहैबिलिटेशन, कि इंडिया में आके कैसे उनको रिहैबिलिटेट किया गया, या फिर पाकिस्तान में कैसे उन्हें रिहैबिलिटेट किया गया। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया था पहले। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया को पार्टीशन कर दिया गया, रेड क्लिफ लाइन बना दी गई। ठीक है, अब रेड क्लिफ लाइन के इस तरफ था इंडिया और उस तरफ था पाकिस्तान। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। इधर आ गया इंडिया, इधर हो गया पाकिस्तान। पार्टीशन की वजह से लोग डिस्प्लेस हुए। पहले वायलेंस देखो, पार्टीशन हुआ तो वायलेंस हुआ,
क्योंकि लोगों के अंदर ये था कि ये अब तो ग्रज निकालते हैं कि इनकी वजह से हमारे भाई बहन मरे हैं, अब इनको भी हम मारेंगे। पार्टीशन की वजह से वायलेंस हुआ तो लोग बच के भागे, तो डिस्प्लेस हुए, अपना घर छोड़ छोड़ के भागे, ठीक है। पार्टीशन, वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो घर छोड़ दिया तो अब रहेंगे कहाँ, तो रिफ्यूजी बन गए वो, ठीक है। जैसे हमने भाग मिल्खा भाग का फिर एग्जांपल देता हूँ, मिल्खा सिंह रिफ्यूजी कैंप में रहे थे, तो वही रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया, ठीक है। अब ये पार्टीशन के पीछे का रीजन जानते हैं, पार्टीशन हुआ क्यों। तो पार्टीशन का एक मेजर रीजन ये है कि टू नेशन थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। अभी टू नेशन थ्योरी क्या है? टू नेशन थ्योरी बेसिकली मुस्लिम लीग लाई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग बनी क्यों थी, अब हम जान, टू नेशन थ्योरी लाया कौन था? मुस्लिम लीग। अब ये मुस्लिम लीग क्यों बनी थी? ताकि ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर, ब्रिटिश इंडिया बेसिकली इंडिया रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सब मिक्स था, तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी थी, वो इंडिया में अब भी है, ब्रिटिश इंडिया के अंदर और माइनॉरिटी में थे। तो ब्रिटिश इंडिया की माइनॉरिटी एज अ मुस्लिम, उनके इंटरेस्ट बचाने के लिए कि अब मान लो पॉलिसी के अंदर ब्रिटिशर्स कुछ पॉलिसी बना रहे हैं, तो वहां पे मुस्लिम का भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके, उनकी भी बात सुनी जा सके, इसलिए मुस्लिम लीग बनाई थी कि हमें साइड लाइन ना कर दिया जाए, हमारी भी बात सुनी जाए, ठीक है। मगर इन्होंने विद टाइम ये एंटी हिंदू होते गए, ठीक है, एंटी इंडिया होते गए, तो इन्होंने टू नेशन थ्योरी लाई। इसका बेसिक ये मतलब है कि ब्रिटिश इंडिया एक कम्युनिटी नहीं है, एक नेशन नहीं है, ये दो लोगों का, मतलब इसको ध्यान से समझो। मान लो ब्रिटिश इंडिया के अंदर दो लोग रहते हैं, एक है हिंदू, एक है मुसलमान। तो वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं, ये चाह कर भी एक साथ नहीं रह सकते। तो आजादी मिलने के बाद, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमें चाहिए पार्टीशन, ताकि हिंदू अलग रहें और मुसलमान अलग रहें। ये चीज इनके दिमाग में डेवलप की गई थी वेरियस पॉलिसीज के द्वारा, जिसके अंदर मेजर हाथ जो है वो है ब्रिटिशर्स का। उनको अलग से इलेक्टोरल में खड़ा होने का रिजर्वेशन मिलता था, ठीक है। उनको एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं उसको, पॉलिसीज में उनका ज्यादा ध्यान रखा जाता था, ताकि वो हिंदूज की नजरों में खटके, ठीक है। इनके बीच में हेट्रेट फैलाई गई, इनके बीच में हेट्रेट लाई गई, जो पहले मान लो जिनके दिमाग में था ही नहीं कि तू हिंदू है या मुसलमान, तो ब्रिटिशर्स के उनके ऊपर रूल करना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि यूनिटी थी। अब यूनिटी तोड़ने के लिए उनको कुछ तो चाहिए था, कैसे तोड़े यूनिटी? तो उन्होंने हिंदू मुसलमान का कंसेप्ट लाया, जो आज तक हमारे देश के अंदर चलता है, ठीक है। तो टू नेशन थ्योरी बेसिकली सेज कि इंडिया दो लोगों का नेशन है, जो ब्रिटिश इंडिया दो लोगों का नेशन है, वो है मुसलमान और हिंदुस्तान, ओ सॉरी, मुसलमान और हिंदू। तो पार्टीशन के बाद हिंदुओं को अलग देश नेशन दे दो, और पाकिस्तान को मुसलमानों को अलग नेशन दे दो, दैट इज पाकिस्तान, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमें अलग नेशन चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम्स में के लिए, ठीक है। अब ये जो टू नेशन थ्योरी थी, ऑफ कोर्स कांग्रेस ने और हमारे देश के कुछ अलग अलग हिंदू नेशनलिस्ट ने या फिर अलग अलग कम्युनिटीज ने इसे बहुत देर तक या बहुत समय तक इस चीज को नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, पार्टीशन तो होगा मगर हम देश को डिवाइड नहीं करने देंगे, हम सबका एक ही देश है, जो ब्रिटिशर्स के पहले था वो है हमारा वो पाकिस्तान से लेके इस साइड के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक का ये पूरा देश हमारा है, था, है और रहेगा, उनका ये मानना था। मगर ब्रिटिशर्स ने बहुत चालाकी से 1940s के अंदर इस चीज को एस्केलेट कराएगा, ताकि उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडियंस की तरफ से कुछ ज्यादा अब मान लो कोई देश है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहा है, मगर उनका यहाँ से पैसा जा रहा है, हमारे देश से पैसा जा रहा है, तो उन्हें ये चाहिए ना कि ये पैसा आता रहे। मगर अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो हम पैसा नहीं देंगे, तो वॉर हारने की उनकी संभावना बढ़ती रहेगी। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इन्हें डिवाइड ही कर दें, 1940s किस चीज का टाइम था, वर्ल्ड वॉर 2 का, उन्हें चाहिए था कि डिवाइड होके रहे हिंदू मुसलमान, तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज लाई। अब हम देखते हैं क्या 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 पॉलिसीज लाई डिवाइड करने के लिए। पहला है, उन्होंने मुस्लिम लीग को थोड़ा ज्यादा फंड देना शुरू किया, गवर्नमेंट पोजीशन में मुस्लिम्स को ज्यादा नौकरी देना शुरू किया, ताकि हिंदू की जो नजरों में है वो ज्यादा मुसलमान के प्रति ज्यादा रिस्पेक्ट ना रहे, ठीक है। इंडियन पॉलिसीज के अंदर ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस बढ़ता गया, ये दो पॉइंट याद रखना। क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स है? पॉलिटिकल कंपटीशन कराया उन्होंने, ठीक है, कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग का, आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर दिया।
पहले ये यूनाइट हो गए थे आफ्टर 1919, हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये यूनाइट हो गए थे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो उन्होंने देखा है तो मुश्किल हो जाएगा इन्हें रूल करना, तो उन्होंने डिवाइड कर दिया दोबारा से इनको, ठीक है। और वो धीरे धीरे करके हमारी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर थोड़े ज्यादा एक्टिव होने लगे, थोड़े ज्यादा फेवर करने लगे मुस्लिम्स को, ताकि मेजोरिटी की नजरों में मुस्लिम्स गिरने लगे, ठीक है। जिनकी वजह से एट द एंड में आके पाकिस्तान बन गया। 14 अगस्त 1947 को उनका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा गया, ठीक है। अब हमारे देश को, ब्रिटिश इंडिया को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया? अब ठीक है, मुस्लिम्स ने कह तो दिया कि हमें मुस्लिम बेस पे एक अलग नेशन चाहिए, अब डिवाइड कैसे करें? तो इस चीज को डिवाइड करने के लिए उन्होंने प्रिंसिपल लाया रिलीजियस मेजोरिटी का, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया लेते हैं, जिस जिस एरिया में मुस्लिम ज्यादा होंगे उस इस एरिया को हम पाकिस्तान बना देंगे। अब यहाँ पे एक चैलेंज आया, क्या? एक एरिया के अंदर, अब मान लो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आज का हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा थे, और दूसरा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, वो था बांग्लादेश वाली साइड का। अब ये दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा वास्ट इंडिया था, तो अब क्या अलग अलग जगह पे पाकिस्तान को बनाए? तो उन्होंने कहा हाँ हमें चाहिए, हमें जितना ज्यादा लैंड मिल सके हम तो उतने खुश हैं। तो एक ये वेस्ट पाकिस्तान जो आज का हमारा पाकिस्तान है, और एक ईस्ट पाकिस्तान जो आज का हमारा बांग्लादेश है, जो 1971 में, ये भी आगे आने वाले चैप्टर्स में है, 1971 में जिसको इंडिया की इंटरवेंशन की वजह से इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। अब हमने देख लिया किस वजह से पार्टीशन हुआ, क्या टू नेशन थ्योरी थी, किस बेसिस पे पार्टीशन हुआ। अब हम देखते हैं डिफिकल्टीज क्या आई, ठीक है। अब जो मैंने चार डिफिकल्टीज थी इसके अंदर, पहला कि मुस्लिम मेजोरिटी की एक सिंगल बेल्ट नहीं थी, ये नहीं था कि एक ही जगह पे मुस्लिम मेजोरिटी हो, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, टुकड़ों टुकड़ों में मुस्लिम मेजोरिटी थी। तो इन्होंने दो टुकड़ों में बनाया पाकिस्तान को, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, पहला वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये था कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें मुस्लिम बहुत ज्यादा है, मगर उनको पाकिस्तान के साथ ज्वाइन ही नहीं होना, उनको रहना इंडिया के साथ है। अब जबरदस्ती तो उनको भेज नहीं सकते कि आप जाओ पाकिस्तान में जाओ। तो इसका एक एग्जाम्पल हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, नोटबुक में लिख लेना, चांद तारे जो भी बनाने इस पे बना लेना, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट मार्क हो जाए। खान अब्दुल गफार खान, क्या नाम है? खान अब्दुल गफार खान। उनको हम क्या कहते हैं? फ्रंटियर गांधी। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के एक पॉलिटिशियन थे बेसिकली। उन्होंने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया और उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करने से भी मना कर दिया। तो जब आप ये लिखोगे कि सारे मुस्लिम्स नहीं ज्वाइन करना चाहते थे पाकिस्तान के साथ, तो वहां पे इनका मेंशन जरूर से करना और हाईलाइट करके करना, ताकि जो चेकर है, जो चेक करने वाला है आपका पेपर, एग्जामिनर है, वो आपको एक्स्ट्रा नंबर दे कि आपने अच्छे से चैप्टर को समझा है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो रिलीजन कॉम्प्लेक्सिटीज का है। अब मान लो किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या फिर पर्टिकुलर गांव के अंदर मुस्लिम याद है, उसके एडजेसेंट गांव के अंदर हिंदू याद है, तो ये कैसे करे कि इस गांव को पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान? ऐसे तो कर नहीं सकते ऑफ कोर्स। ये तो फिर कहीं इंडिया के अंदर कहीं पाकिस्तान बन जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर कहीं इंडिया बन जाएंगे। तो इतने ध्यान से डिवाइड करा गया, बाइफरकेट किया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी, कि ये डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान की, ये डिस्ट्रिक्ट इंडिया की। उससे छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट तो फिर बहुत बड़ा हो गया, गांव लेवल तक डिवाइड करा गया कि ये आपका गांव है, ये हमारा गांव है, ठीक है। तो रीजनल कॉम्प्लेक्सिटीज हमारा थर्ड प्रॉब्लम था। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हमने फेस किया वो था ह्यूमन एंड सोशल प्रॉब्लम। अब मान लो साथ वाले गांव जो इंडिया में गया और उसके साथ वाला गांव जो पाकिस्तान में गया, अब उनको पता ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के पार्ट है, क्या उन्हें छोड़ के जाना है या फिर वो इंडिया के पार्ट है, कि उनको यहीं रहना है। तो बताएगा कौन उन्हें? बताने के लिए उस टाइम इतना कम्युनिकेशन का सिस्टम था नहीं, इतना वेल टू डू लोग थे नहीं, रेडियो के माध्यम से सुनते थे, वहां पे सारे कनेक्शंस काट दिए गए, एकदम उन पे हमला होता था। यही हम चीज समझते हैं कि एकदम उन पे दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं वो आते थे, हमला करते थे, उनको मार देते थे, उनको पता ही नहीं है कि वो इंडिया के पार्ट है या पाकिस्तान के पार्ट है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो जो माइनॉरिटीज है वो इजी टारगेट बनते थे। अब माइनॉरिटी है, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो 10-15 लोग हैं, उन पे आते थे 100 लोग एक साथ आते थे, उनको जान से मारते थे और आगे चले जाते थे। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टीशन हुआ वो एकदम ऐसे किया गया कि कल तक हम एक साथ हैं, आज एकदम बंटवारा कर दिया गया। कोई प्रॉपर प्लान नहीं बनाया गया, कोई प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया, तो लोग संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो मिलियंस
8 मिलियन था आई गेस नंबर, 80 लाख लोग पार्टीशन की वजह से अफेक्ट हुए, 80 लाख, उस समय के 80 लाख। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ा, अपना घर छोड़ के जाना पड़ा एट द एंड, ये डिफिकल्टीज थी। अब हम बात करें कॉन्सिक्वेंसेस पार्टीशन की, कि पार्टीशन की वजह से अब क्या क्या हुआ। पहला, पार्टीशन हुआ, मैंने आपको बताया था वायलेंस होगा, लोग घर छोड़ेंगे, रिफ्यूजी बनेंगे। ठीक है, ये 3 चीजें याद रखना। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। पार्टीशन हुआ, घर छोड़ना पड़ा, घर छोड़ के वो गए दूसरे तरफ बॉर्डर के। ठीक है, इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किया, पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किया। दूसरा, कम्युनल वायलेंस। कम्युनल मतलब अगर आप हिंदू हो या फिर अगर आप मुसलमान हो, आप जस्ट बिकॉज सामने वाले को इसलिए मार रहे हो क्योंकि वो दूसरे रिलीजन का है, इसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। ठीक है, इसको आपको ग्रेजुएशन में अच्छे से डील किया जाएगा। इसलिए मारा गया लोगों को क्योंकि वो दूसरे धर्म के थे। ये चीज पार्टीशन के बहुत समय तक चलता रहा, जब तक महात्मा गांधी की डेथ नहीं हुई, तब तक कम्युनल वायलेंस कहीं ना कहीं छोटे या बड़े फॉर्म में चल ही रहा था। ठीक है, धर्म के नाम पे लोगों को मारना इज कम्युनल वायलेंस। तो पंजाब वेस्ट, बंगाल ईस्ट, बिहार ईस्ट, कोलकाता ईस्ट, ये 4 लोकेलिटीज सॉरी, ये 4 स्टेट्स कम्युनल वायलेंस के बहुत गंदा शिकार बन गए। क्यों? क्योंकि ये बॉर्डरिंग स्टेट्स थी। पंजाब लग रहा था पाकिस्तान को, वेस्ट पाकिस्तान को, और बंगाल, बिहार और कोलकाता लग रहा था ईस्ट पाकिस्तान को। लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ के अपनी फैमिलीज के साथ एक बैग लेके या 2 बैग लेके अपना सारा सामान छोड़ के फोर्सफुली माइग्रेट कराएगा। क्यों? अगर वो माइग्रेट नहीं करेंगे तो मरेंगे, कम्युनलिज्म है। ठीक है, थर्ड जो चीज है, अब इतने मास स्केल पे लोग माइग्रेट करें, अब उनके रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनको रेफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। रेफ्यूजी कैंप में डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां हो गई लोगों को, लोग वहीं पे मर गए। तो माइनॉरिटीज और रिफ्यूजी कैंप, मतलब जो रिफ्यूजी कैंप में माइनॉरिटीज रह रहे थे, वहां पे उनकी भी कुछ अच्छी खातिरदारी नहीं करी गई, दोनों साइड पे, पाकिस्तान की साइड पे भी और इंडिया की साइड पे भी। ठीक है, चौथी प्रॉब्लम थी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम कैसे समझे? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम इनमें बेसिकली ये है कि जो अथॉरिटी थी, पुलिस वाले हो गए या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी अथॉरिटी थी, वो इतने वेल टू डू नहीं थे और उनका इतना मन भी नहीं था कि लोगों की हेल्प कर सके। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। अगर करना चाहते तो वो अपने एंड से कुछ हेल्प कर सकते थे, मगर वो भी एट द एंड आके उनके दिमाग में भी आई गेस कम्युनलिज्म वाला पर्सपेक्टिव आ गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस वालों की तरफ से, वहां के लोकल अथॉरिटी की तरफ से दूसरे धर्मों के लोगों को ज्यादा हेल्प नहीं मिल गई, जिसकी वजह से भूखमरी हुई। ठीक है, डिसीज फैले और लोगों को अक्सर पैदल कई 100 किलोमीटर चल के जाना था ताकि वो बॉर्डर के उस पार जा सके और सेफ फील कर सके। ठीक है, अब इसका सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट, अब कोई इंसान है, सपोज करो आप हो, ना हो तो बेहतर है, मगर आपको 1% अपने आप को एज्यूम करके देखो कि आप हो। कल तक आप किसी के साथ खुशी खुशी रह रहे थे, मगर आज वो इंसान आपकी जान के पीछे पड़ गया। ठीक है, तो आप जब सेफ फील करोगे, जब आप बॉर्डर पार करोगे, तो आपके मन में वो एक हेट्रेड आएगी ना, आपके मन में एक दुख आएगा ना, कि यार ये कल तक तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरा भाई जैसा दोस्त था, मेरी बहन जैसी दोस्त थी, आज ये मेरी जान के पीछे पड़ गया है। तो इसी चीज को राइटर्स ने कहा है डिवीजन ऑफ हार्ट्स, कि दिल के डिवीजन हो गए, दिल के टुकड़े हो गए। ठीक है, इस पेन को एक्सप्रेस करने के लिए कि आज तक हम दो ऐसे रहते थे, साथ साथ रहते थे, अब ये दिल अलग अलग हो गया है, मगर हमारा कुछ हिस्सा आज भी तुम्हारे साथ है। मतलब आज भी हम तुम्हारे साथ वो एक बॉन्ड शेयर करते हैं। अगर आपने वीडियोस देखी हो जो पार्टीशन में बिछड़े थे, जब वो अपने दोस्त को मिलते हैं तो आज भी उनकी आंखों में आंसू आते हैं। क्यों? क्योंकि जितना मर्जी हो सके एट द एंड वो कई 100 साल तक एक साथ रहते हुए आ रहे थे। वो तो डिवीजन पॉलिटिक्स के चलते, डिवाइड एंड रूल के चलते ये सब हुआ, मगर लोग, अगर हम लोगों पॉलिटिशियंस को छोड़ के लोगों तक बात करें, तो लोग आज भी अपने भाइयों के प्रति जो दूसरे नेशन में है या फिर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान वाले जो इंडिया में है, उनके प्रति कनेक्टेडनेस फील करते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला है वो है डिवीजन ऑफ एसेट्स। अब आप मानोगे नहीं, पेपर क्लिप तक डिवाइड करा गया था कि आपके पास 2 पेपर क्लिप है तो एक पेपर क्लिप हमारी, टेबल्स, चेयर्स, सब ए टू लेके जी तक, बैंड तक, जो पुलिस वालों के जो बैंड होते हैं या फिर जो ऐसे ऑफिशियल बैंड होते हैं, वो तक डिवाइड करे गए थे। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉपर्टी, जॉब, सब डिवाइड किया गया था। ये अब हमारे होंगे कॉन्सिक्वेंसेस।
अब हम बात करते हैं कि पार्टीशन के बाद क्या हुआ। ठीक है, पार्टीशन को हमने यहाँ तक इन डेप्थ समझ लिया है। अगर पार्टीशन पे क्वेश्चन आता है, मान लो कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर आते हैं, चैलेंजेस के ऊपर आता है, तो वो तो लिखना ही। तो आखिर में एक छोटा सा पॉइंट बना लेना अदर्स करके, मैंने भी किया था अपने पेपर में, अदर्स करके, और उसमें ये भी लिख देना कि अगर मान लो चैलेंजेस है तो कॉन्सिक्वेंसेस लिख देना कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, छोटा सा, ताकि जो क्वेश्चन है उससे डिस्ट्रैक्ट ना हुआ और ना एग्जामिनर डिस्ट्रैक्ट हो, मगर उसको ये दिख जाए कि आपको इसके आगे का भी आता है, आपको पूरा पार्टीशन के बारे में पता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आफ्टर पार्टीशन की, और ये रही बात ये आंसर राइटिंग की, हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे। पहले एक बार पूरा सिलेबस कवर करते हैं। पॉल साइंस को ए टू लेके जी तक सारे जो भी ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स कह रहा हूँ, जो सारे भी कार्टून्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, जो साइड बॉक्सेस हैं, सब कवर करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आफ्टर पार्टीशन की। पार्टीशन के बाद क्या हुआ, मैंने बताया ए टू लेके जी सारी चीजें डिवाइड करेगी, इंप्लॉइज तक डिवाइड करेगी कि आपके पास 10 है तो 3 या 4 हमें दे दो। ठीक है, तो ये एस्टिमेट लगाया जाता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं, मैंने पहले भी बोला था। 80 लाख लोग, 8 मिलियन लोग माइग्रेट करे थे पार्टीशन की वजह से, जिनमें से 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, मतलब हमारा देश जो फेस कर रहा था, वो था माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम। अब पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनाने का मेजर रीजन ये था कि हम मुसलमान हैं, या फिर मुस्लिम लीग ने बोला था हम मुसलमान हैं, हमें अलग नेशन चाहिए। अब अलग नेशन बना दिया। अब टेक्निकली तो सारे मुस्लिम्स को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। अब हमने देखा कि कुछ मुसलमान जाना ही नहीं चाहते थे, उनको इंडिया ही अपना घर लगता था, वो चाहते ही नहीं थे कि हम इंडिया से बाहर जाएं। और ये टेक्निकली पॉसिबल भी नहीं था कि 11-12%, उस टाइम की 11-12% कुछ करोड़ होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मुझे। 11-12% मतलब हर 10 में से एक इंसान मुसलमान था। तो हर 10 में से एक इंसान कैसे माइग्रेट करेगा, इतनी इतना माइग्रेशन होगा तो हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन डगमगा जाएगा कि इतने लोग माइग्रेट कैसे हो रहे हैं, और हमारा इतने यहाँ पे हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो लोग चाहकर भी माइग्रेट नहीं कर सकते थे, और लोग चाहते भी नहीं थे माइग्रेट करना। तो इस चीज को हमारे यहाँ के लोगों ने, हमारे यहाँ के फोर फादर्स जो नेशन बिल्डर्स थे बेसिकली, कोट एंड कोट, उन्होंने बहुत अच्छे से डील किया। उन्होंने सबको बताया, लोगों को बताया, चीफ मिनिस्टर को, जैसे हमने देखा प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें इनके साथ सिविलाइज्ड वे में डील करना है। अगर कोई इंसान, कोई मुस्लिम भी इनफैक्ट अपने आप को हिंदुस्तानी या फिर इंडियन मानता है, तो उसका हक बनता है कि वो इंडिया के अंदर रहे। ठीक है, यही चीज हमने आगे चल के हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला कि हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर कोई भी एक धर्म को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान मतलब डाइवर्सिटी का घर, यहाँ पे कोई मर्जी इंसान किसी मर्जी धर्म को चुन सकता है। ठीक है, अब एक पेज आता है हमारी बुक के अंदर, वो है महात्मा गांधी के ऊपर, उसके मैंने मेन मेन पॉइंट डाल दिए। बेसिकली पार्टीशन के बाद महात्मा गांधी ज्यादा खुश नहीं थे। ठीक है, हमने देखा है कि उनको लगा कि नहीं यार, डिवाइड नहीं होना चाहिए था। तो वो कोलकाता में थे जब पार्टीशन हुआ। एक महीने के बाद वो दिल्ली वापस आते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि मुस्लिम्स को इंडिया के अंदर रहने दिया जाए, जाने दिया जाए। मगर जो दूसरे कम्युनिटी के लोग थे, मेजोरिटी लोग थे इंडिया के अंदर हिंदू, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उनमें एक इंसान था जिसका नाम था नाथुराम गोडसे। उस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को लगने लगा कि गांधी जी मुस्लिम की तरफ ज्यादा टिल्ट हो रहे हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए। अब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि सेक्युलर है, हमारा कोई धर्म नहीं है, सबको बराबर ट्रीट करें, दूसरी तरफ से आप मुस्लिम की तरफ ज्यादा टिल्ट हो रहे हो, तो कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई। ठीक है, और गांधी जी ने ये भी कहा था कि पार्टीशन के बाद हमने कुछ सर्टेन अमाउंट पाकिस्तान को देना था। तो पटेल जी ने कहा कि हम ये अमाउंट नहीं देंगे, क्यों, अगर देंगे तो वो हमारे खिलाफ ही यूज करेंगे वॉर के लिए। मगर गांधी जी ने यहाँ पे भी अपनी मनमानी चलाई, यहाँ पे भी कहा कि नहीं, हमने बोला है सारा अमाउंट देंगे तो देंगे। तो गांधी जी की जिद की वजह से हमें वो सारा अमाउंट देना पड़ा। ठीक है, तो ये चीज भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। तो 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को 3 गोलियां मारी, जहां तक मुझे याद है, और उनकी इमीडिएट डेथ हो गई। इसकी वजह से आरएसएस को कुछ टाइम तक बैन कर दिया गया था। ठीक है, और बैन किया गया था क्यों, किस सेक्शन को लगा के, ये अगर आपको याद करना कर लो, मुझे लगा कि प्रोबेबली आ सकता है। सेक्शन 16 ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 ने सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया था कुछ समय के लिए। ठीक है,
यही था महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जो मेन हमें याद करना है। इसके बाद अगर हम बात करें अब प्रिंसली स्टेट्स की, ठीक है, ये बहुत इजी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस पे से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रिंसली स्टेट्स की, तो ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हुआ पाकिस्तान इंडिया में, ठीक है, मगर ब्रिटिश इंडिया के अंदर दो और डिवीजन भी थी। पाकिस्तान इंडिया तो बाद में डिवाइड हुआ, ब्रिटिश इंडिया के अंदर दो डिवीजन थी, एक था प्रोविंसेस, एक था प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रोविंसेस वो जगह है जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उनका डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रिंसली स्टेट्स, देखो नाम में ही प्रिंस है, ठीक है, प्रिंसली, प्रोविंसेस, प्रोविंसेस डायरेक्ट गवर्नमेंट, प्रिंसली मतलब प्रिंस, जिसको प्रिंस रूल कर रहा है, मगर उसके ऊपर इनडायरेक्ट रूल फिर भी ब्रिटिशर्स का है, ठीक है। आई होप आप समझ गए, प्रोविंसेस को डायरेक्ट ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, प्रिंसली स्टेट्स को इनडायरेक्टली रूल कर रहे हैं थ्रू प्रिंसेस, ठीक है। अब प्रिंसली स्टेट के अंदर स्मॉल और लार्ज टेरिटरीज आती थी, इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश सुजेरिनिटी, ठीक है, ये चीज याद रखना, क्या होता है ब्रिटिश सुजेरिनिटी, मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर प्रिंसली स्टेट्स थ्रू प्रिंसेस, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने कुछ एक्सटेंट तक इन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर भी वो इंटरनल अफेयर्स में उंगली करते थे, जो कि उनकी पुरानी आदत है, ठीक है। अब वही ब्रिटिश सुजेरिनिटी और प्रिंसली स्टेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख के आना जब आपके ऊपर ये इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन आए, प्रिंसली स्टेट्स का, इंडिपेंडेंस का, या फिर ब्रिटिश इंडिया का, उसके अंदर ये वर्ड्स जरूर डालना, ब्रिटिश सुजेरिनिटी का और पैरामाउंटेंसी का, दोनों का मतलब सेम यही है कि इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर प्रिंसली स्टेट्स थ्रू प्रिंसेस। तो ब्रिटिश सुजेरिनिटी को हम क्या कहते हैं, पैरामाउंटेंसी, पैरामाउंट मतलब सबसे ऊपर, कैसे, लोगों के ऊपर राजा, प्रिंस, उनके ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल किसका, ब्रिटिशर्स का, ठीक है। अगर बना सकते हो तो ये ट्राइंगल भी बना देना, ट्राइंगल बेस में कौन है, लोगों के ऊपर कौन है, प्रिंसली या प्रिंस, और प्रिंस के ऊपर कौन है, ब्रिटिशर्स, पैरामाउंटेंसी सुजेरिनिटी, ठीक है। क्या मतलब है इसका, ब्रिटिश क्राउन की अथॉरिटी। अब प्रिंसली स्टेट्स के अंदर 1/3 इंडिया का पोर्शन था, मतलब अगर इंडिया के अंदर 100 एकड़ जमीन है तो 33 एकड़ जो जमीन है वो प्रिंस कंट्रोल करते थे, ठीक है। और अगर इंडिया के अंदर 100 लोग हैं तो उनमें से 25 लोग प्रिंस के अंडर रहते थे, बाकी 75 लोग प्रोविंसेस में रहते थे, बाकी 66% ऑफ द एरिया प्रोविंसेस के अंदर था, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, अब आजाद हो गए हम, अब आजादी के बाद ये जो प्रिंस रूल कर रहे थे, ये 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, मतलब 565 प्रिंसली स्टेट्स को अब इंडिया के अंदर अकोमोडेट कैसे करें, ये प्रॉब्लम आई अब हमें इंडिया के इंडिपेंडेंस में, ठीक है। तो इस चीज को डील करने के लिए अब हम लाए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी चांद तारे बना लो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट था जो कि प्रिंसली स्टेट्स को, प्रिंसेस को एक चॉइस देता था, क्या, या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, या फिर आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर आप इंडिपेंडेंट हो, तीन चॉइसेस, फ्लो चार्ट बना देना, क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंडिया ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या इंडिपेंडेंट रह लो, ठीक है। और ये चीज का डिसीजन किसके ऊपर छोड़ा गया, प्रिंसेस के ऊपर, कि उनकी क्या मन है, लोगों की बात नहीं सुनी गई, कि लोग क्या चाहते हैं वो सेकेंडरी है, प्रिंस क्या चाहते हैं वो प्राइमरी है। मगर जब इंडिया के फेवर की बात आई, जब इंडिया को लगा कि जूनागढ़ में प्रिंस चाह रहा है कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे या फिर इंडिपेंडेंट रहे, मगर वहां के लोग चाह रहे हैं कि वो इंडिया को ज्वाइन करे, तो वहां पे इंडिया ने प्लेबिसाइड कराया, प्लेबिसाइड इज बेसिकली लोगों की बात सुनी जाए। तो जहां पे हमें ये ये पटेल जी का एक्सीलेंस था, उनका दिमाग था कि उन्हें जहां लगा कि हमारे फेवर में बात आ सकती है, तो उन्होंने वहां पे लोगों की बात भी सुनी। ये अभी हम आगे जाके देखते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही प्यारी चीज है, ठीक है। अब प्रिंसली स्टेट्स 565 है, अब 565 लोग हैं, 565 में ऑफ कोर्स कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे हमें इंडिपेंडेंट रहना है, या फिर हमें पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना है। अब सपोज करो इंडिया के सेंटर में मध्य प्रदेश में एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट का है, मुझे पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना है, क्या ये पॉसिबल होगा कि हम अपने हार्ट के अंदर किसी एक पाकिस्तान टेरिटरी को रहने दें, पॉसिबल ही नहीं, और हम ऐसा होने भी नहीं देते। तो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास है ट्रेवनकोर का, ठीक है, कश्मीर का, ठीक है। और ट्रेवनकोर ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया 1947 में कि हम ना इंडिया को ज्वाइन करते ना पाकिस्तान को ज्वाइन करते। अब इसको देख के कश्मीर ने ही अगले दिन
वहाँ के राजा जी ने उनके राजा हरि सिंह था शायद उनका नाम, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं भाई हम भी इंडिपेंडेंस है। अब पटेल जी को दिखा कि अगर एक एक करके सारे ऐसे इंडिपेंडेंस बोलते गए तो इंडिया के तो फिर टुकड़े हो जाएंगे, फिर पार्टीशन होगा, फिर वही प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पे उनके एक्सीलेंस ने फिर से, उनके दिमाग ने फिर से काम किया। अगर हम किसी इंसान को सही में क्रेडिट देना चाहते हैं इंडिया का ऐसे आज तक का, कि उस समय पे कैसे इतनी सारी प्रिंसली स्टेट से डील किया, कैसे अपना दिमाग लगाया, तो इसका असली क्रेडिट जाता है पटेल जी को, ठीक है। अब रूलर्स ने रिस्पॉन्स क्या दिया, ठीक है। कुछ रूलर्स थे जैसे कि भोपाल के नवाब थे, वो कहते थे हमें इंडिया के साथ नहीं ज्वाइन करना। क्यों? अब इसके पीछे बेसिक रीजन ये है, अब सपोज करो कोई इंसान इतना पावरफुल है, अगर मैं उसे कहूं कि अब आपकी पावर हट के आपके लोगों के पास जाएगी, क्या वो अपनी पावर देना चाहेगा? क्या वो अपने कमाए हुए धन में से अपना पैसा लोगों के बीच में बांटना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो इसलिए कुछ नवाब और प्रिंसेस चाहते थे कि हमारी पावर हमसे ना ली जाए, हमारी पावर डाइल्यूट ना की जाए, हमारी पावर लोगों को ना दी जाए, इसलिए वो भी इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो पटेल जी थे या फिर जो और लोग थे, उन्होंने क्या किया कि उनको एश्योर किया कि आप नहीं, आप बस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दो, आप बस ये कह दो कि हम इंडिया के पार्ट हैं, आपको हम वैसी ही पावर दे के रखेंगे, बस आप इंडिया के अंदर एक पार्ट बन जाओ। तो उनको ये भरोसा दिया गया। मगर जैसे ही इंदिरा गांधी जी का रूल आया, उन्होंने ये चीज हटा दी, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना हटा दिया। क्यों? क्योंकि अब तो वो इंडिया के पार्ट बन गए हैं, तो इक्वालिटी होनी चाहिए, प्रिंस और उनके सब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मगर उस टाइम पे हमें उनका एश्योरेंस, उनका भरोसा चाहिए था। अब सेकंड चीज आती है कि हमारा एम क्या था इंडिपेंडेंस के बाद, क्या था? यूनिटी। हमें चाहिए था कि जो हमारे भारत की जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो सारे जुड़े हमारे साथ, हमारे भारत के और टुकड़े ना हो, यूनिटी चाहिए थी। डेमोक्रेसी, मैंने बोला है, बारी बारी आएगा इस चैप्टर में, डेमोक्रेसी चाहिए थी, क्योंकि हम देख चुके थे टायरनी कैसी होती है, कैसे लोगों को बिना बात के मारा जाता है, ठीक है। और सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद के ऊपर सेल्फ सफिशिएंट बनना है, खुद के ऊपर भरोसा लाना है, खुद को डेवलप करना है, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, कैसी थी प्रिंसली स्टेट्स? नॉन डेमोक्रेटिक थी, जैसे मैंने बताया प्रिंस अपनी मनमानी चलाते थे, इतने पैसे थे उनके पास, वो किसी मर्जी को मरवा सकते थे या फिर किसी मर्जी को उठा सकते थे। इतना नॉन डेमोक्रेटिक था, जो उन्होंने डिसाइड कर लिया वो पत्थर की लकीर था कि ये होगा तो मतलब होगा, नॉन डेमोक्रेसी, ठीक है। और वो अपनी प्रजा को अधिकार नहीं देना चाहते थे, वो चाहते थे कि जितने भी अधिकार हो उनके पास हो, जितनी भी पावर हो वो उनके पास रहे, ठीक है। ये उनका नेचर था। इसलिए जब हमने कहा कि आप इंडिया को ज्वाइन किए, इंडिया क्या था? डेमोक्रेटिक नेशन था। वो समझ गए थे अगर इंडिया को ज्वाइन किया मतलब हमें भी डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, हमें भी अपनी प्रजा को अधिकार देने पड़ेंगे जो हम वो नहीं देना चाहते, ठीक है। अब इन प्रिंस से डील करने के लिए गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी? अब गवर्नमेंट की अप्रोच ये थी, बस उनके दिमाग में क्लियर था हमें और डिवीजन नहीं चाहिए, हमें बेशक किसी भी हद तक जाना पड़े, ठीक है। मगर मुस्लिम लीग बहुत चालाक थी, ठीक है। मुस्लिम लीग ने कहा कि प्रिंस, जितने भी प्रिंस थे, तुम्हारा इंडिपेंडेंट डिसीजन है, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे, तुम्हारी जितनी भी पावर है उतनी देंगे, तुम बस एक बारी पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो। मुस्लिम लीग ने उन प्रिंसेस को भड़काने की कोशिश करी, मगर हमारे इंडिया की तरफ से द ग्रेट सरदार पटेल ने इस चीज को बहुत फर्मली डील किया, बहुत स्किलफुली डील करा, जिसको जहाँ पे जैसी डोज चाहिए थी। अब मान लो हैदराबाद में मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा, पटेल जी का डिसीजन था जहां तक मुझे पता है। तो जहां पे जिसको प्यार से डील करना था उन्होंने प्यार से डील किया, जिसको धमका के डील करना था, जिसको डराना था, उसको मिलिट्री एक्शन के माइट से डरा के इंडिया के साथ यूनाइट करा, क्योंकि हमारा गोल यही था, इंडिया की फर्दर डिवीजन नहीं चाहिए, ठीक है। जो प्यार से माने थे उनके साथ नेगोशिएट करके स्मूथ इंटीग्रेशन उनका भी किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसली स्टेट्स की। ये नंबर याद करना, दिमाग में डाल लो, ये नंबर नोटबुक में बारी बारी लिख लेना, ये क्वेश्चन आया था। कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी? अब मैंने आपको बताया 565 थी। अब 26 तो छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट उड़ीसा में थी, ठीक है। कितनी थी? 26 उड़ीसा के अंदर। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन के अंदर 14 बिग तो स्टेट्स थी और 119 स्मॉल स्टेट्स थी। याद रखो, 26 उड़ीसा में, 26 उड़ीसा में, 14 गुजरात में, 114 बिग और 119 स्मॉल, सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात में। याद हो गया? हो गया, हो जाएगा, ठीक है। दो तीन बारी पढ़ोगे हो जाएगा। अब गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी? अब प्रिंसली स्टेट्स को डील कैसे करें, कैसे इनको इंटीग्रेट करें? अब उनको जहां लगा कि यहाँ के लोग हमारे फेवर में है और रूलर नहीं है, वहां पे पीपल की विल सुनी गई
कि भाई नहीं, तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारी जितनी भी प्रजा है वो चाहती है कि इंडिया के साथ ज्वाइन हो, मतलब होगी। तुम्हारा जो कहना है कह लो, ज्यादा बोलोगे तो हमारे पास इंडियन आर्मी रेडी खड़ी है, ठीक है। तो मानना पड़ा, ऑफ कोर्स सी बात है। तो जहाँ उन्हें लगा कि पीपल की विल है, जहाँ लोग चाहते हैं वहां पे लोगों की बात सुनी गई। और जहाँ उन्हें लगा कि अगर हम रूलर को थोड़ा लालच देंगे, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देंगे कि नहीं, आपकी पावर जनाब वैसी ही रहेगी, आपको हम सेम ही ट्रीट करेंगे, आपकी पावर सेम रहेगी, आपकी पैसे सेम मिलेंगे, आपको आपको हम अपनी तरफ से पैसे देंगे, बहुत ज़्यादा पैसे देते थे हमारी इंडियन गवर्नमेंट इंदिरा गांधी के आने से पहले। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, कि जहाँ पे उन्हें लगा कि अभी थोड़े टाइम के लिए डेमोक्रेसी को छोड़ के इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमें इंडिया के और टुकड़े नहीं देखने। पीपल की विल सुनी गई जहाँ पे उनको जरूरत पड़ी, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई जहाँ पे उनको जरूरत पड़ी, इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन। उनके दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर थी, इंडिया को यूनाइट करना है, हमारी जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इंडिया इंटरनली वीक होगा तो बाहर से पाकिस्तान तो ऐसी तैसी कर देगा हमारी, उनको ये बात क्लियर थी, क्योंकि पाकिस्तान की इंटेंशन शुरू से ही बहुत घटिया है, ठीक है। इसका आउटकम ये था कि 15 अगस्त 1947 आते आते मोस्ट ऑफ द 567 में से प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया इंडिया, कि नहीं भाई हम आपके साथ ही हैं, आप हमें ज़्यादा बेहतर लगे पाकिस्तान से भी और इंडिपेंडेंट रहने से। इंडिपेंडेंट रहने का तो मतलब ही नहीं था। अगर एक छोटा सा, मान लो एग्जाम्पल भी क्या दूँ, कोई छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, अगर वो चाहे मैं इंडिपेंडेंट रहूं, कितने समय तक इंडिपेंडेंट रहेगी? आज नहीं तो कल हिंदुस्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो कोई और देश आके उस पर हमला करेगा और कब्जा कर लेगा। तो वो समझ गए थे कि हमें इंडिया के साथ अलाइन तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। मगर अब यहाँ पे दिक्कत करी चार स्टेट्स ने, जूनागढ़ ने, हैदराबाद ने, कश्मीर ने और मणिपुर ने। जूनागढ़ और हैदराबाद यहाँ देखेंगे हम, ठीक है। कश्मीर आएगा आने वाले चैप्टर में और मणिपुर भी आएगा। जूनागढ़ से मैंने आपको बताया कैसे डील किया। अब जूनागढ़ का जो राजा था वो चाहता था कि मैं पाकिस्तान को, सॉरी, जूनागढ़ का जो राजा था वो चाहता था मैं पाकिस्तान को ज्वाइन करूं। तो उसने कहा कि भाई मैं इंडिया को नहीं ज्वाइन करता। अब पटेल जी ने कहा ये तो दिक्कत है, अगर जूनागढ़ चला गया पाकिस्तान के पास है वो तो ज्वाइन भी कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम तो प्लेबिसाइड कराएंगे। प्लेबिसाइड इज बेसिकली लोगों की ओपिनियन लेके। अब लोगों ने ओपिनियन दी 20 फरवरी 1948। ये डेट लिख सकते हो तो लिख देना, बहुत बेहतर है, एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो उन्होंने प्लेबिसाइड कराया कब? 20 फरवरी 1948 को। याद रख लो 30 जनवरी को गांधी जी मरे, उसके 20 दिन बाद प्लेबिसाइड करा दो, ठीक है। तो 20 फरवरी 1948 को प्लेबिसाइड कराया गया। उस प्लेबिसाइड के अंदर 99.95% लोगों ने कहा कि हमें इंडिया के साथ ज्वाइन करना है। तो अब इंडिया वाले फेवर में खुश हो गए कि नहीं, लोग चाहते हैं। मगर नवाब मान नहीं रहा था, तो उसको डराया, तो वो बेचारा पाकिस्तान के अंदर चला गया, चला मतलब बेसिकली फ्लैड टू पाकिस्तान, गायब हो गया रातों रात पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो जूनागढ़ बन गया इंडिया का पार्ट। बहुत बेस्ट एक्सेशन था ये। इसके बाद हम बात करते हैं हैदराबाद की। ये भी बहुत अच्छा एक्सेशन है, ठीक है। अब हैदराबाद बहुत बड़ी वो थी उस टाइम, प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है। जूनागढ़ तो छोटा था, तो वहां का नवाब जल्दी डर गया। अब हैदराबाद का नवाब था निजाम, ठीक है। उस टाइम हैदराबाद जो था वो महाराष्ट्र कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, इस तीन रीजन्स को बहुत बड़ा रीजन बना के प्रिंसली स्टेट बनती थी। और वहां का जो रूलर था उसका नाम था, टाइटल था उसका नाम था निजाम, कि रूलर को निजाम बोलते हैं, ठीक है। उसने कहा मेरे को इंडिपेंडेंट रहना है, मुझे इंडिया को ज्वाइन नहीं करना। साउथ इंडिया का इतना बड़ा पार्ट अगर कहे कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है तो कितनी गलत बात है। तो उसने इसी समय में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर दिया कि भाई ले, अभी मैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ। इसका मतलब है ना मैं तुम्हें ज्वाइन कर रहा हूँ ना मैं इंडिपेंडेंट रह रहा हूँ, मुझे सोचने का समय चाहिए। नवंबर 1947 में उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया 1 साल के लिए। और इसी समय के अंदर नवंबर 1947 से नवंबर 1948 जो 1 साल का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, इसी समय में अब यहाँ के भी लोग भड़क गए कि भाई तेरा रूल बहुत बेकार है, तू हम पे जुल्म उठाता है, तू अच्छा नहीं है, इंडिया के साथ ज्वाइन कर, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें असली पावर चाहिए, हम भी इक्वल सिटीजन है जितने इस देश के पूरे लोग हैं, हमें नहीं चाहिए तेरा रूल। मगर यहाँ का जो निज़ाम था ना वो जूनागढ़ के रूलर की तरह नहीं था। वो पाकिस्तान नहीं गया, उसको लगा नहीं मैं इनके खिलाफ एक पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी करूंगा। उस पैरामिलिट्री फोर्स का नाम रखा इसने रजाकर्स, ठीक है। इससे पहले मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, ये जो प्रोटेस्ट हुआ इसमें विमेन ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया,
ठीक है, क्योंकि विमेन उसके रूल से तंग आ गई थी, उन्होंने ही ब्रंट सहन किया था इसके बेकार घटिया रूल का। ठीक है, अब इस मूवमेंट को सपोर्ट किया दो लोगों, दो पार्टीज ने, याद कर लेना प्लीज, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, सीयूटी में आया था। ठीक है, कम्युनिस्ट ने सपोर्ट किया और हैदराबाद की कांग्रेस ने सपोर्ट किया। किस किस ने सपोर्ट किया? कम्युनिस्ट ने, हैदराबाद की कांग्रेस ने। तो अब यहाँ के नवाब ने, क्या नाम था इसका, निजाम ने एक पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी करी जिसका नाम था रजाकर्स। निजाम जो था, जहां तक मुझे याद है, एक मुस्लिम था। तो ये जो रजाकर्स थे वो मुस्लिम को छोड़ के हर एक कम्युनिटी के लोग को मारते थे। ठीक है, और नॉन मुस्लिम्स को अगर जो भी मिलता था उनको तो बहुत बुरी बेरहम तरीके से मारते थे। अब ये चीज हमारे यहाँ के लीडर्स को नहीं देखी गई, तो हमारे यहाँ के लीडर्स ने इंडियन आर्मी को एक्टिवेट कर दिया। अब आपको पता है इंडियन आर्मी वे ऑफ डीलिंग थिंग कितना बढ़िया है, वो जाते हैं और यूं चीजें सॉल्व हो जाती है। गोवा में गए, यूं पोर्चुगीज भगा दिए, वो यहाँ पे आए यूं। अभी हम देखते हैं क्या करेंगे वो निजाम के साथ। मतलब अब पढ़ते हैं, सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी गई और 2 या 4 दिन के कुछ पीरियड के अंदर उसने पूरे हैदराबाद के ऊपर कंट्रोल ले लिया। ठीक है, निजाम ने सरेंडर कर लिया कि गलती होगी माफ कर दो और मैं इंडिया का पार्ट बनना चाहता हूँ। क्या रिजल्ट था? एट दी एंड आके प्यार से नहीं तो फिर डंडे के मार से हैदराबाद भी इंडिया का पार्ट बन गया। ठीक है, ये चीज याद रखना, हैदराबाद किन किन पार्ट से मिला के बना था, स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट कब साइन किया था, रूलर का क्या टाइटल था, ठीक है, कौन सी फोर्स उसने खड़ी करी थी, ठीक है, और इंडियन आर्मी कब आई थी और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था। बस ये याद कर लो, हैदराबाद वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक बार बुक पढ़ लेना, क्योंकि इस स्लाइड के अंदर मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे, हो सकता है कि कुछ पॉइंट मिस हो गए हो। अगर ये स्लाइड और बुक पढ़ लिया आपने तो ऑलमोस्ट आपका 100% हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर का बहुत अच्छा केस है, मतलब समझ आता है कि कहाँ गलती रह गई थी। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को, कि मणिपुर में प्रिंसली स्टेट थी, ऑफ कोर्स, प्रिंस यानी राजा। ठीक है, प्रिंस राजा नहीं होता, मतलब रूलर का रूल था। तो महाराजा जी जो थे मणिपुर के, उनका नाम था बोधा चंद्रा सिंह जी। ठीक है, अब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन कर दिया इंडिपेंडेंस के कुछ दिन पहले, और उसके अंदर ये एश्योरेंस दिया गया था कि आपकी इंटरनल ऑटोनॉमी, मतलब आपके जो स्टेट है उसके अंदर आपका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, हम एज अ सेंटर उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अगर मान लो आपने डिसाइड किया कि ये है तो है, हमारा उसके ऊपर कोई से नहीं होगा, इसको बोलते हैं इंटरनल ऑटोनॉमी। ठीक है, इंटरनल ऑटोनॉमी आपकी मेंटेन की जाएगी, हम ज्यादा उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है, मगर जून 1948 के अंदर, अब पब्लिक पब्लिक है तो राजा है, पब्लिक खफा तो राजा भी नहीं है। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन ये थी कि हमें इलेक्शंस करा दो, हमें कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की चाहिए, मतलब राजा भी चाहिए और एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी चाहिए जिसमें जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो उन्हें हम वोट करके भेजें। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और दूसरी तरफ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ठीक है, अब इलेक्शन हुआ। अब ये चीज याद रखना कि मणिपुर इंडिया का पहला हिस्सा बना जहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब 18 से ऊपर लोगों को वोट करके अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का मौका मिला। ठीक है, अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आ गई, ठीक है, आ गए, सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली बन गए, और यहाँ पे राजा जी भी थे। अब क्या हुआ कि जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनमें से कुछ लोग ये थे कि हमें मर्जर चाहिए ही नहीं। ठीक है, राजा जी ने गलत साइन कर दिया, हमें मर्जर चाहिए ही नहीं। तो कुछ पार्टीज अगेंस्ट में थी, मगर कांग्रेस जो थी मणिपुर के, वो चाहती थी कि नहीं, मर्जर तो चाहिए हमें। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महाराज जी को थोड़ा सा मनाया, बहलाया फुसलाया, और वहां से मर्जर एग्रीमेंट साइन करवा लिया सितंबर 1949 को, विदाउट कंसल्टिंग दी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको वहां के लोगों ने इलेक्ट करके भेजा था। अब आप एक चीज समझो, जो राजा है वो डिक्टेटर है बेसिकली। ठीक है, वो अपनी चलाएगा, उसको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया, वो अपना रूल लोगों के ऊपर इम्पोज करते हैं। दूसरी तरफ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको लोगों ने भेजा है कि जाओ आप हमारी तरफ से डिसीजन लो, आपको जो डिसीजन होगा हम मान लेंगे। तो उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कंसल्ट करे बिना राजा जी को ही परसुएट करके उनसे ही मर्जर करा लिया कि आज आपने साइन कर दिया, मतलब मणिपुर हमारे इंडिया के साथ हो गया।
तो ये चीज का आज तक भी वहां के लोगों में थोड़ा नाराजगी है कि आपने हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से पूछे बिना ही हमें कैसे इंडिया का पार्ट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ही थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, जो अब थोड़ी शायद सॉल्व हो गई है या फिर सॉल्व करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, ये सब हो गया। एक कश्मीर रह गया, कश्मीर शायद चैप्टर 8 के अंदर पार्ट है, वहां पे उसके साथ हम उसको होलिस्टिकली डील करेंगे। होलिस्टिकली मैं आपको समझाऊंगा, मैंने उसके ऊपर अच्छे से स्टडी कर रखी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की। अब हमने देखा कि ब्रिटिश इंडिया, अब रिकॉल करो, ब्रिटिश इंडिया दो चीजों में डिवाइड था क्या? एक हुआ प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस। आफ्टर इंडिपेंडेंस दो चीजों में डिवाइड हुआ क्या? इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, अब प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स तो इन्होंने ऐसे ही मर्ज कर दिया। ठीक है, कि छोटा सा ये, छोटा सा वो, बड़ी ये वो, मगर एक सर्टेन बाउंड्रीज नहीं थी। आज आप देखो, हरियाणा की एक बाउंड्री है, पंजाब की एक बाउंड्री है, मध्य प्रदेश की एक बाउंड्री है, एक ये किसी प्रिंसिपल पे बाउंड्रीज बनाई गई है। ठीक है, ये अब हम देखते हैं, मगर वहां पे तब ऐसा नहीं था, छोटी छोटी स्टेट्स या फिर बड़ी बड़ी स्टेट्स थी। तो अब हमें चाहिए था कि ये स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए, इनकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाए। ठीक है, अब अब हम देखते हैं कि इसके पहले इसको समझ लेते हैं कि ये चैलेंज बन गया क्यों। क्योंकि अब हमें ये चीज दोबारा से नई बाउंड्रीज बनानी थी। तो हमारे ये जो लीडर्स थे उनको डर था कि अगर हमने मान लो रिलीजन के बेस पे या लैंग्वेज के बेसिस पे कोई एक स्टेट बना दी, मान लो आंध्र प्रदेश को मैंने किसी एक लैंग्वेज के बेस पे बना दिया। ठीक है, तो अब उन्हें ये दिक्कत थी कि अगर लैंग्वेज के बेस पे बना दिया तो ये ना हो कि आने वाले 10 या 20 साल बाद वो कहे कि नहीं भाई, हम तो तुम्हारे साथ लिंक नहीं करते खुद को, हम तो तुम्हारे साथ यूनाइटेड नहीं रहना चाहते, हमें अलग स्टेट दो। तो उनके मन में ना एक डर आ गया था आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन से पहले उन्होंने कहा था कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, हमें बनानी चाहिए लैंग्वेज के बेस पे, एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे। ब्रिटिशर्स खाम खा चेप कर देते हैं, सबको एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, हम ये ड्रीडॉ करेंगे। मगर जैसी पार्टीशन हुआ, इंडिपेंडेंस मिली, पावर आई, वही होता है ना, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी बोलते हैं इसे, कि उनका स्टैंड बदल गया कि नहीं, हम तो नहीं बना के देंगे आपको, अब जो भी है यही है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि ये अलग हो जाएंगे हमसे, जैसे पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है, कॉलोनियल टाइम पे कैसे बाउंड्रीज चिपकाई गई थी, कैसे एक दूसरी स्टेट को एक दूसरे से चिपकाया गया था, जैसे ब्रिटिशर्स को सही लगा उन्होंने चिपका दिया। जैसे उनकी अपनी कन्वीनियंस थी कि हम ऐसे ज्यादा अच्छे से रूल कर पाएंगे, ऐसे ज्यादा अच्छे से लूट कर पाएंगे, वैसे चिपकाते गए। कांग्रेस की पोजीशन जो पहले थी 1920 के नागपुर सेशन में, हाईलाइट कर लो, याद कर लो, रट्टा मार लो, मुझे नहीं पता, याद रख लेना। नागपुर सेशन 1920 में कांग्रेस ने ये चीज एक्सेप्ट करी थी कि हम रीड्रॉ करेंगे बाउंड्रीज को। इंडिपेंडेंस के बाद उनका स्टैंड बदल गया, उनके मन में डर आ गया कि अगर रीड्रॉ कर दी बाउंड्री तो यहां से दोबारा से पार्टीशन हो जाएगा, और हम दोबारा पार्टीशन नहीं चाहते। ठीक है, अब प्रोटेस्ट शुरू होने लगे क्योंकि लोगों को तो चाहिए था रीड्रॉ हो बाउंड्रीज। अब प्रोटेस्ट शुरू हुआ लोकल पीपल और लोकल लीडर्स के द्वारा। ठीक है, अब सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट था तेलुगु स्पीकिंग रीजन मद्रास प्रोविंस का, साउथ इंडिया में ही, मद्रास प्रोविंस में ही जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करा पूरे जोरों शोरों से कि तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए अलग स्टेट बनाई जाए आंध्र प्रदेश, मद्रास प्रोविंस के अंदर। ठीक है, तो मद्रास प्रोविंस उस टाइम किस किस का पार्ट था? तमिलनाडु, 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 आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक। ये जो सबसे सदर्न मोस्ट चार स्टेट्स हैं, इनकी जो मिल्की बाउंड्रीज थी वो मद्रास प्रोविंस बनाती थी, कुछ कुछ पार्ट था चारों का। ठीक है, तो अब इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, याद कर लो, इसको भी रट्टा मार लो, चांद सितारे बना लो, विशाल आंध्रा मूवमेंट। इस मूवमेंट के अंदर उन्होंने जो पहले कोई भी मूवमेंट हो ना, इसकी तीन चीजें याद करा करो। डिमांड क्या थी, लीडर कौन था, कब स्टार्ट हुआ, खत्म कब हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। बस ये तीन चार चीजें याद करो, ये तीन चार चीजों को अच्छे से प्रेजेंट करो। ये मैं सिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में कि बोर्ड्स में या फिर प्री बोर्ड्स में प्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि पता सबको होता है। ठीक है, मोटा मोटी की है क्या इसके अंदर, प्रेजेंटेशन इट वट मेक्स यू गेट मोर मार्क्स, प्रेजेंटेशन इज वट मेड मी गेट 100 आउट ऑफ 100 इन बोर्ड्स। ठीक है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। तो ये चार पांच चीजें पहले पढ़ो। क्या था इनकी डिमांड कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए, उस स्टेट का नाम होगा आंध्र प्रदेश। मद्रास प्रोविंस से वो स्टेट कट के निकलेगी। ठीक है, मद्रास प्रोविंस से एक छोटी सी स्टेट निकलेगी आंध्र प्रदेश, किस लिए निकलेगी? तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए निकलेगी। ठीक है, इसके लीडर कौन थे? पोटी श्री रमल्लू जी। ठीक है, इनका नाम याद रख लेना,
उनको हम क्या कहते हैं, कांग्रेस लीडर कहते हैं, ठीक है, और उनको हम वेटरन गांधी भी कहते हैं। अब जो वेटरन गांधी होता है ना, मतलब जो गांधी से या जो गांधी के फिलॉसफी में मानता है, उसकी एक चीज कॉमन होगी, वो सब हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं, फिर वो पीसफुली डिमांड करते हैं। तो इन्होंने भी वही किया, हंगर स्ट्राइक पे गए। क्या कि जब तक हमें आप अलग स्टेट नहीं दोगे आंध्र प्रदेश की तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए, मैं भूख हड़ताल पे हूँ। 56 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अब इतना बड़ा लीडर जिसकी डेथ हुई है किसी एक कॉज की वजह से, जो लोगों की डिमांड थी, तो लोग तो भड़क गए कि अब हमें चाहिए तो चाहिए। और उन्होंने आगे जो एमएलए थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है, और अपना गुस्सा दिखाया कांग्रेस को कि आप बात नहीं सुनते, आपकी वजह से हमारा एक लीडर, हमारे में से एक मर गया, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुए, एगिटेशन हुआ, और पॉलिटिशियंस ने रिजाइन कर दिया। दिसंबर 1952 की बात है। अब इसकी वजह से कांग्रेस को 1952 में एक और चीज हुई थी। क्या हुई थी ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वो था इलेक्शन। इस 1952 में ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर हमारे इलेक्ट हुए थे। 1947 से 1952 तक इंटीरियम गवर्नमेंट थी हमारी, ठीक है। अब गवर्नमेंट बनी है, गवर्नमेंट बनती कैसे, वोट से। अब उन्हें दिखा कि अगर यहाँ पे लोग नाराज हो गए तो दोबारा गवर्नमेंट बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वोट मिलेंगे नहीं, हमने बात सुनी नहीं थी। तो उन्होंने आंध्र प्रदेश की जो डिमांड थी एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम अब आंध्र प्रदेश बनाएंगे, ठीक है, मद्रास से इसको हटा के। इसको देख के अब डिफरेंट डिफरेंट रीजन से डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स आने लगी, ठीक है। अब इस डिमांड्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए 1953 के अंदर अगले ही साल, ठीक है, उन्होंने एक कमीशन बनाई जिसको बोलते हैं हम स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन। कब बनी थी? 1953 के अंदर, याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स में भी, सीयूईटी में भी। स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशन कमीशन कब बनी थी? 1953 के अंदर। इसके अंदर 3 मेंबर थे। चेयरपर्सन का नाम था फजल अली और 2 और मेंबर थे इसके अंदर। क्यों बनाई गई थी? मैंने कहा था 3-4 चीज याद रखना। क्यों बनी थी? स्टेट्स को रिओर्गेनाइज करने के लिए बनाई। किस लिए बनाई, कब गई थी? 1953 के अंदर। कितने लोग थे? 3 लोग थे। चेयरपर्सन कौन था? फजल अली, ठीक है। अब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1956 के अंदर, जहां तक मुझे याद है। हाँ, 1956 के अंदर नहीं, 1956 के अंदर आई गेस ये रिपोर्ट पास हुई थी। हाँ, इट वाज पास इन 1956 के अंदर। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि हाँ, आप स्टेट्स को लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड कर सकते हो, ये डेमोक्रेसी है, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने भी नहीं डिवाइड किया था, तब डेमोक्रेसी नहीं थी। अब आप शुरू से ही डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कर रहे हो, और जब लोग अपनी डिमांड्स मांगते हैं, अपनी डिमांड्स रखते हैं, आप मानते नहीं हो, तो आपको लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को डिवाइड करना चाहिए। अब इससे फायदा क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सुविधा मिल जाएगी। अब मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो कोई ऐसी भाषा बोलते हैं जो वहां के लोग बोलते ही नहीं, तो बहुत लैंग्वेज बैरियर आता है। अब एक स्टेट में एक ही लैंग्वेज वाले लोग रहेंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव गैप कम हो जाएगा। वो जो कहना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, वो समझ में आएगा, ठीक है। लोगों के बीच में, अब हमने नेशन वाला कंसेप्ट पढ़ा था, कॉमन होना चाहिए, कॉमन लैंग्वेज आएगा, लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति वो कनेक्टेडनेस वाली फीलिंग आएगी, सब नेशनलिज्म का कंसेप्ट आएगा। आगे मैं बताऊंगा, ये है नहीं बुक के अंदर, ये हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। आपको फिर भी थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, वो समझा दूंगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि अभी हम लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स बना रहे हैं, वेल एंड गुड, मगर आने वाले समय में अगर हमें लगे कि किसी स्टेट को रिड्रॉ करके, अब हमने जम्मू कश्मीर लद्दाख को यूटी क्यों बनाया? क्योंकि नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी की बात थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें लगे कि आपकी रिड्रॉ करने से फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, इकोनॉमिक वायबिलिटी अच्छी होती है, वो स्टेट अपने आप को अच्छे से डेवलप कर सकती है, तो तब भी हम रिड्रॉ कर सकेंगे। इस बेसिस पे कौन सी स्टेट रिड्रॉ हुई है? इस बेसिस पे झारखंड निकला है बिहार से, ठीक है। इस बेसिस पे छत्तीसगढ़ निकला है मध्य प्रदेश से। आगे आगे देखेंगे, ठीक है। लैंग्वेज के बेस पे क्या निकला है? आंध्र प्रदेश निकला है मद्रास प्रोविंस से, ठीक है। ये रिपोर्ट पास हुई थी 1956 के अंदर। क्या कहा था उन्होंने? लैंग्वेज के बेसिस पे अभी कर रहे हैं, आने वाले समय में अगर हमें लगेगा डेवलपमेंट अच्छे से हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छे से वायबल बन सकते हैं, इकोनॉमिकली डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, तो तब भी हम रिड्रॉ कर सकेंगे। यूनिटी की बात आएगी तब भी रिड्रॉ कर देंगे। जब ये पास हुआ तब 14 स्टेट्स और 6 यूटीज थी। आज हमारी डबल स्टेट्स हो गए। 14 थी, आज कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। 6 यूटीज थी, आज कितनी यूटीज है? 8 यूटीज है। अब कंसर्न क्या था?
कुछ लोगों के दिमाग में अब भी एक कंसर्न था कि कहीं यूनिटी के ऊपर तो एक क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएगा। अगर किसी एक स्टेट के लोग आपस में ही या तो यूनाइटेड रहेंगे तो वो एज ए नेशन, एज अ होल, इंडिया एज अ होल से कैसे यूनाइटेड रह पाएंगे, ठीक है। कहीं सेपरेटिज्म की फीलिंग तो नहीं रहेगा कि हम सब एक हैं, चलो इंडिया से अलग हो जाए, ठीक है। कहीं हमारे न्यूली क्रिएटेड नेशन जो भी इंडिया बना है उसमें प्रेशर तो नहीं डालेगा। ये दो तीन कंसर्न थे लोगों के दिमाग में। मगर 70 ईयर्स हो गए इस चीज को, आज तक हमने देखा है कि ये जो डिसीजन था इस चीज को एक्सेप्ट करने का, इसके फायदे बहुत हुए हैं। अगर एक्सेप्ट ना करते तो मे भी तब डिवाइड हो जाता हमारा देश, ठीक है। तो इसी उम्मीद पे, इसी होप पे ये रिपोर्ट पास करी गई थी कि डेमोक्रेसी है, लोगों की लेजिट कंसर्न्स हैं, तो ये लिंग्विस्टिक क्लेम्स हैं, अगर नहीं मानेंगे तो डिवीजन होगा, मान ही लेते हैं, ठीक है। और इस डिमांड को डेमोक्रेटिक माना गया था, इसलिए इस चीज को एक्सेप्ट किया गया। अब ये आखिरी स्लाइड है। इसके बेनिफिट क्या हुए? इससे लैंग्वेज की डाइवर्सिटी दिखी, इससे हमने एक्नॉलेज किया कि भारत के अंदर डाइवर्सिटी है और हम उस चीज को मानते हैं, इसलिए हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बना रखी है, ठीक है। और हमने डेमोक्रेसी के मीन्स से ही इस चीज को टैकल किया, ये नहीं कि धमका के मिलिट्री माइट से। हम मिलिट्री माइट तब यूज करते हैं जब उसकी एट मोस्ट जरूरत होती है। हैदराबाद में विमेन के खिलाफ वो कर रहे थे, हमला कर रहे थे उनके रजाकर्स, तब हमने मिलिट्री माइट यूज किया। मगर यहाँ पे उनके जेन्युइन कंसर्न थे तो हमने डेमोक्रेसी के माध्यम से उनकी बात सुनी, ठीक है। और इससे हमने ये दिखाया कि डेमोक्रेसी हम हर किसी का अधिकार है, ठीक है। अब क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अब इसके बाद क्या हुआ? 1953 में आंध्र प्रदेश बना। ये याद रखना, ये जो है महाराष्ट्र से लेके नॉर्दर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल लास्ट लाइन तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीयूटी में मेरी बारे में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। सबसे पहली स्टेट डिवाइड हुई महाराष्ट्र और गुजरात की, कब? 1960 पे। क्यों? अलग अलग, महाराष्ट्र में मराठी बोलते थे, गुजरात में गुजराती बोलते थे, लैंग्वेज बेसिस था। फिर 1966 में 6 साल के बाद पंजाब और हरियाणा डिवाइड हुए, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश भी अलग से ही डिवाइड हो गया। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें, नागालैंड डिवाइड हुआ था 1963 के अंदर। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा असम से अलग हुए थे 1972 के अंदर। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अलग हुए थे 1987 के अंदर। 7 बन गया देखो, असम 1, नागालैंड 2, मेघालय 3, मणिपुर 4, त्रिपुरा 5, मिजोरम 6, अरुणाचल प्रदेश 7। 7 सिस्टर्स, 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। सबसे पहला असम तो एज अ होल था ही, उसमें से सबसे पहला निकला नागालैंड, फिर निकला मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा त्रिपुरा मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 3 बारी डिवाइड हुआ है, 1963 में, 72 में, 87 में, ठीक है। डन। आने वाले साल में मैंने आपको बताया था लैंग्वेज सिर्फ एक सोल रीजन नहीं रहेगा। बाउंड्रीज को रिड्रॉ करने के लिए क्या होगा? अगर डेवलपमेंटल इम्बैलेंस हो। अब लोगों को क्या लगा कि बिहार के साथ अगर झारखंड वाला, बिहार और झारखंड पहले एक था, मगर डेवलपमेंटल इम्बैलेंस था, तो झारखंड वाले अलग हो गए कि अगर हम अलग होंगे तो अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। अगर कल्चर अलग अलग हो, ठीक है, तो भी अलग हो जाता है। यूपी और यूके का, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कल्चरल इम्बैलेंस था, तो वो अलग हो गए जहां तक मुझे याद है। और रीजनल निग्लेक्ट, अगर किसी स्टेट के किसी सर्टेन पार्ट को लगे कि यार हम तो निग्लेक्ट होते हैं, हमें तो फंड नहीं मिलता, हम तो डेवलप नहीं कर पा रहे, तो तब भी अलग हो सकते हैं। इस बेसिस पे 3 स्टेट डिवाइड हुई, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, झारखंड बिहार से। तीनों एक ही साल में हुए 2000 के अंदर, ठीक है। किसकी गवर्नमेंट थी तब? अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। और आखिरी के अंदर अब भी डिमांड्स आ रही है। महाराष्ट्र से एक अलग स्टेट की डिमांड आ रही है, विदर्भा की। उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरित प्रदेश की डिमांड आ रही है। और नॉर्दर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल से रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड आ रही है। दैट्स इट। ये चीजें आप याद कर लेना। एक बार अगर ये लेक्चर यहाँ तक समझ आता है, वेल एंड गुड, नहीं आता दोबारा देख लेना और एक बार अपनी बुक पढ़ लेना। दैट्स ऑल। आपको इसके बाद और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है जहां तक मुझे पता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।